Assalamu alaikum. This is the second unit of English 2, and in this unit, we have been told about the sequence or the chronological order of organizing an essay. अच्छा, जो भी हमारे मज़ामीन होते हैं ना, जब हमको मज़मून लिखते हैं तो उसको लिखने का या उसको ऑर्गेनाइज करने के कुछ मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार हैं, ठीक है। और उन तरीक़ाकारों में से एक तरीक़ाकार जो है वो है क्रोनोलॉजिकल या फिर सीक्वेंस ऑर्डर, इसको हम कहते हैं, ठीक है। सादा से अल्फाज में अगर हम इसका मीनिंग देखें, अगर हम इसका मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि वक्त के लिहाज से चीज़ों को अरेंज करना, या फिर जिस तरतीब में वाक़यात पेश आते हैं उसी तरतीब में उन वाक़यात को बयान करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अगर आपने गुड बाय मिस्टर चिप्स का नावल पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहला चैप्टर जो है उसमें हमें मिस्टर चिप्स ओल्ड दिखाई देता है। उसके बाद बीच में फिर ऐसे चैप्टर्स आते हैं जब वो उसके स्कूल के वाक़यात आते हैं। आखिर में जो है वो दोबारा उसकी ओल्ड एज और उसकी डेथ दिखाई दिखाई जाती है। अब वो जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट है, वो रैंडम है कि मतलब कि वाक़यात को वक्त के लिहाज से इकट्ठा नहीं किया गया, वक्त के लिहाज से नहीं लिखा गया, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर में स्टोरी है एक अ माइल्ड अटैक ऑफ लकस्टस, आप में से अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें आपको आपने कहानी अगर आपके जहन में हो तो आपको पता होगा कि वाक़यात जो हैं उनको टाइम के हिसाब से जोड़ा गया। कि सबसे पहले वो देखते हैं कि आसमान पे टिड्डियाँ जो हैं वो हमलावर हो रही हैं, फिर उनका आगे बढ़ना दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनके हमले के बारे में बताया जाता है। फिर हमले के दौरान जो कुछ हो रहा है वो जैसे फसलों का नुकसान करती हैं, जैसे दरख्त टूटते हैं, उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। और आखिर में फिर जब रात होती है और वो जो टिड्डियाँ चली जाती हैं, उसके बाद वो जो शाम का खाना खाते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो अब ये वाक़यात यहाँ पे जो है ये वक्त की तरतीब से बयान किए गए, ठीक है। तो वक्त की तरतीब को फॉलो करना जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर सीक्वेंस ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। सो टेक्स्ट या फिर जो भी हमारा मजमून होता है या जो भी पीस ऑफ राइटिंग है उसको अरेंज करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, ठीक है। जिस पे हमारा फोकस होगा वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन को भी हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। और वो जो सीक्वेंस में जब हम किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसको हम स्पेटल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। कि जब आप एक रूम में दाखिल होते हैं तो रूम में दाखिल होते हैं आपको दरवाज़ा नज़र आता है, राइट साइड पे आप देखते हैं तो आपको जो है वो चेयर पड़ी हुई नज़र आ रही है, चेयर के ऊपर आपको एक लाइट लटकी हुई नज़र आ रही है, सामने वाली दीवार जो है उस पे टाइलें लगी हुई हैं, उसके साथ बेड पड़ा है। उसकी साथ वाली दीवार अगर आप देखें तो वहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं, उनमें अलमारियाँ हैं। और जो आखिरी दीवार है उस पे टीवी लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको एक इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को तरतीब में बयान करते हैं तो ये भी सीक्वेंस कहलाता है, डिस्क्रिप्शन जो है वो भी सीक्वेंस में हो सकती है, ठीक है। अब आगे बात कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट क्या होता है कि दो चीज़ों का मवाजना करना। तो इसमें हम टाइम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, रादर जिन नुकात पे मवाजना होता है उसको फॉलो किया जाता है। इसको हम किसी अगले चैप्टर में देखेंगे। इसी तरह से काज एंड इफ़ेक्ट है, काज एंड इफ़ेक्ट को भी हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि चीज़ों की वजूहात क्या होती हैं और उनके असरात क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसके आपकी सेहत पे क्या असरात होते हैं, ठीक है। जो एक और तरीकाकार है मजमून को या किसी भी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का, वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होता है कि एक मसला बयान करना कि ये मसला है, फिर उसका हल जो है, पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना,
ठीक है। तो इस सेक्शन में या इस चैप्टर में जो फोकस है वो फोकस है हमारा सीक्वेंस पे या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और सीक्वेंस या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है इसको दो टाइप्स के एसेस के अंदर फॉलो किया जाता है। नंबर वन पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसी पर्सनैलिटी की हो सकती है, किसी वाक़े की हो सकती है, किसी शख्स की ज़िंदगी की रूटीन की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। और दूसरी चीज़ है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? किसी काम को सरअंजाम देने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ कुक करनी है, कोई चीज़ पकानी है, तो उसको उसको पकाने का जो अमल है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है। तो सीक्वेंस राइटिंग या फिर क्रोनोलॉजिकल और टाइम ऑर्डर जो है, इसके अंदर जो ऑथर यानी कि राइटर है, जो आप लोग हैं, जब आप मजमून लिखेंगे तो आप उन इवेंट्स को न्यूमेरिकल या फिर वक्त के लिहाज से लिखेंगे। ठीक है। और उनको उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में वाक़यात पेश आते हैं। उनकी तरतीब को चेंज नहीं किया जाएगा। जिस तरह मिस्टर चिप्स के अंदर उसने वाक़यात की तरतीब को चेंज किया, आप वाक़यात की तरतीब को चेंज नहीं करेंगे जब आपसे कहा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखें या फिर जो है वो सीक्वेंस मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए मजमून लिखें। तो आप वाक़यात को उसी तरतीब में बयान करेंगे जिस तरतीब में वाक़यात पेश आ रहे हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस राइटिंग जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है: सीक्वेंस as a writing technique that writer use to present information in a step by step manner or in a process or in a sequence, कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में या फिर सीक्वेंस में वाकयात पेश किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, उसको हम सीक्वेंस राइटिंग कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि सीक्वेंस राइटिंग का हमें पता कैसे चलता है कि सीक्वेंस राइटिंग है? ठीक है, इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं और ये सिग्नल वर्ड्स इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इन सिग्नल वर्ड्स को हम कहते हैं सीक्वेंस मार्कर्स। ठीक है। अब एग्जाम में आपका हमेशा जब भी इसके हवाले से क्वेश्चन आता है तो आपसे कहा जाता है कि राइट अ पैराग्राफ, या फिर आपसे कहा जाता है कि राइट एन एसे ऑन दिस एंड दैट टॉपिक यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स। तो सीक्वेंस मार्कर्स जो है ये एक इंतहाई अहम जुज है सीक्वेंस राइटिंग का या फिर क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसका। ठीक है। तो सीक्वेंस मार्कर्स का आपने इस्तेमाल करना होता है पैराग्राफ के अंदर। हम एग्जांपल्स भी इसकी बड़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है कि सीक्वेंस मार्कर्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है। लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वर्ड्स सीक्वेंस मार्कर्स कहलाते हैं, जो कि तरतीब को मार्क करते हैं, बताते हैं कि तरतीब का अब पहला स्टेप चल रहा है। फर्स्ट जब आप लिखेंगे फर्स्टली या फिर फर्स्ट लिखेंगे तो हमें पता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप सेकंड लिखेंगे तो वी नो दैट दिस इज द सेकंड स्टेप। जब हम थर्ड लिखेंगे तो फिर हमें पता है कि इट इज द थर्ड स्टेप। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज नहीं करना चाहते तो फिर इसका अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं नेक्स्ट, देन आफ्टर, नाउ, सून, बिफोर, प्रायर टू का मतलब होता है इससे पहले, नॉट लॉन्ग आफ्टर कि ज़्यादा देर नहीं गुजरनी चाहिए, वाइल कि ये काम करते हुए, मीन वाइल का भी वही मतलब है, साइमल्टेनियसली कि इसके साथ ही आपने ये काम करना है, एट द सेम टाइम का भी मतलब वही है, फॉलोइंग कि इसके बाद, फाइनली यानी कि आखिर में, एट लास्ट भी आखिर में, और इन द एंड भी आखिर में। ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं। इनको इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि टेक्स्ट के अंदर वैरायटी आए, कि मतलब एक ही बात जो है, एक ही लफ्ज़ जो है वो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं,
first, second, third, next, then, after, now, soon, before, prior to, not long after, while, meanwhile, simultaneously, at the same time, following, finally, at last, in the end, on, at, ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि सीक्वेंस मार्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सीक्वेंस ऐसे लिखने को कहा जाए तो इन वर्ड्स को आपने यूटिलाइज करना है, इन वर्ड्स को आपने यूज करना है अपने सीक्वेंस ऐसे या फिर क्रोनोलॉजिकल ऐसे के अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस राइटिंग जो होती है, ये सीक्वेंस टेक्स्ट जो है, वो किसी साइकिल को या फिर किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। साइकिल क्या होता है कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे आखिर में ये। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रहा है किसी भी चीज़ का साइकिल जो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले दरख्त, जब हम कोई प्लांट करते हैं तो उसका बीज लगाया जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, फिर उसमें से दरख्त निकलता है, पौधा निकलता है, उस पौधे की देखभाल की जाती है, अल्टीमेटली वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको काट कर उसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह पे हम नया पौधा लगा लेते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है। ठीक है, जो कि सीक्वेंस राइटिंग की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस राइटिंग इन्हीं टाइप्स के साइकिल्स जो होते हैं उनको वो डिस्क्राइब करती है। तो सीक्वेंस राइटिंग में चंद सीक्वेंस को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए चंद क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप अपने जहन में रखें तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं उस सीक्वेंस को अच्छे तरीके से लिखने में और अच्छे तरीके से उसकी आउटलाइन डेवलप करने में। ठीक है, अब जब ऐसे राइटिंग में हमने आउटलाइन वगैरह और ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई मजमून लिखते हैं तो उसकी एक रफ आउटलाइन या फिर एक रफ मतलब के ड्राफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो आप अगर ये क्वेश्चंस अपने जहन में रखेंगे तो आप सबसे पहले मजमून लिखने से पहले अपनी आउटलाइन को रिफाइन करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि मुझे कौन से वाक़े की इवेंट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, व्हाट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज बीइंग डिस्क्राइब, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स और इंसिडेंट्स दैट अकर, कि जो चीज़ जिस सीक्वेंस को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ उसमें कौन से मेजर इवेंट्स हैं या फिर उसके अंदर कौन से मेजर इंसिडेंट्स हैं जो कि पेश आते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, डायरेक्शंस और प्रोसीजर्स टू फॉलो, कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं कि जिनको फॉलो किया जाएगा और उनका सीक्वेंस क्या होगा, नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 2 पे क्या होगा, नंबर 3 पे क्या होगा। और व्हाट इज द बिगिनिंग इवेंट, कि वो कौन सा वाकया है या वो कौन सा इंसिडेंट्स है कि जिससे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन का आगाज करूँगा। व्हाट अदर इवेंट्स और स्टेप्स आर इंक्लूडेड, इसके अंदर इस इवेंट के अलावा और कौन से इवेंट्स और इसके अलावा कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, इवेंट और स्टेप, कि आखिर में क्या होगा जब मैंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर ली तो उसका इख्तिताम क्या होगा, उसका एंड क्या होगा, और एंड जो है वो अट्रैक्टिव है या कि अनअट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए बिफोर राइटिंग एनी सीक्वेंस टेक्स्ट या फिर सीक्वेंस राइटिंग। जी, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस पैसेज की। ठीक है, आपके सामने सीक्वेंस पैसेज लिखा हुआ है। The Gainesville City Zoo just received 3 new animals. The first animal it received was a deer. A monkey was its second animal to join the zoo. The third animal it received was a lion. The last animal to arrive was a cheetah. Children in Gainesville are excited about the opening of the zoo. ठीक है, अब ये सैम्पल सीक्वेंस पैसेज है, इसको ज़रा गौर से दोबारा पढ़ें। द गेन्सविल शहर का नाम है। सिटी जू जस्ट रिसीव 3 न्यू एनिमल्स, के 3 नए जानवर आए हैं। द फर्स्ट एनिमल इट रिसीव वॉज अ डियर, अ मंकी वॉज इट्स सेकेंड एनिमल टू ज्वाइन द जू,
The third animal it received was a lion. The last animal to arrive was a cheetah. Children in Gainesville are excited about the opening of the zoo. ठीक है, ये पैसेज है. अब हमने देखना है कि इसके अंदर सीक्वेंस मार्कर्स का बार बार हमें जिक्र आता है ना पेपर के अंदर कि यूज द सीक्वेंस मार्कर्स टू राइट एन ऐसे और अ पैराग्राफ. ठीक है, so let us check that how the sequence markers have been used here. Now in front of your screen you can see the Gainesville City Zoo just received four एनिमल्स की बात हुई. ठीक है, फर्स्ट का जब वर्ड आ गया तो ये आपका पहला सीक्वेंस मार्कर है. ठीक है, फोर जो है ये कनेक्टिंग वर्ड है जो कि पूरे पैराग्राफ के अंदर यूनिटी पैदा कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट का जब वर्ड आ गया फर्स्ट एनिमल, तो अब ये यहाँ से सीक्वेंस का आगाज होता है कि तरतीब जो है कौन सी तरतीब के अंदर एनिमल्स रिसीव हुए. सबसे पहला एनिमल फर्स्ट का जो वर्ड है ये आपका पहला सीक्वेंस मार्कर है. अ मंकी वाज इट्स सेकंड एनिमल टू ज्वाइन. सेकंड जो है ये दूसरा सीक्वेंस मार्कर है. द थर्ड एनिमल टू कम वाज अ लायन. थर्ड जो है ये तीसरा सीक्वेंस मार्कर है. द लास्ट एनिमल टू अराइव वाज अ चीता. लास्ट जो है ये आपका चौथा सीक्वेंस मार्कर है. ठीक है, अब हमने इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर चार सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं उनको हमने यूज किया है. सो लेट अस नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल. पैराग्राफ है, अगेन सीक्वेंस मार्कर्स का यूज जो है वो आपने बड़े गौर से पढ़ना है. बिल डज द सेम थिंग एवरी मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल. कि हर रोज स्कूल जाने के लिए बिल जो है वो सेम एक्टिविटी उसको रिपीट करता है. फर्स्ट ही गेट्स आउट ऑफ बेड, नेक्स्ट ही गेट्स ड्रेस्ड. अब फर्स्ट, नेक्स्ट, देन he goes downstairs and eats breakfast. After breakfast he brushes his teeth. Not long after those two things are done he makes his lunch. Finally he gets on the bus and goes to school. ठीक है, अब ये एक सैम्पल सीक्वेंस पैराग्राफ है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट जो था वो सीक्वेंस मार्कर्स यूज किए थे. ठीक है, अब इसमें हमने डिफरेंट सीक्वेंस मार्कर्स यूज किए हैं. अब इसी पैसेज को हम सीक्वेंस मार्कर्स हाईलाइटेड के हिसाब से देखते हैं. तो आप सबसे पहले दूसरे जुमले में देखें, फर्स्ट सीक्वेंस मार्कर है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस में नेक्स्ट का जो वर्ड है ये सीक्वेंस मार्कर है. फोर्थ सेंटेंस में देन का वर्ड सीक्वेंस मार्कर है. उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी कि खाने के बाद. अब हमें पता है कि अच्छा तरतीब में उसने खाना खाया, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद वो ये काम करता है, तो अगेन सीक्वेंस आगे बढ़ गया. नॉट लॉन्ग आफ्टर दोज टू थिंग्स आर डन. कि कपड़े पहनने और नाश्ता करने के थोड़ी ही देर के बाद ही मेक्स हिज लंच, कि वो अपना दोपहर का खाना यानी कि वो जो लंच बॉक्स उसने लेके जाना होता है वो उसको बनाता है. फाइनली ही गेट्स ऑन, और आखिरकार ये सारे काम करने के मतलब के बाद एंड में वो अपनी बस पे सवार होता है और स्कूल चला जाता है. तो बेटा इसी पैटर्न पे जिस तरह से अभी दो आपने सैंपल पैसेजेस देखे हैं, सीक्वेंस मार्कर्स यूज किए गए हैं दोनों पैराग्राफ्स के अंदर. ठीक है, तो जब कभी भी आपको सीक्वेंस के हवाले से पैराग्राफ एग्जाम में आए, इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने हर जुमले के अंदर सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं उनको यूज करना है. ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का मतलब क्वेश्चन आता है वो होता है ये है कि सीक्वेंस मार्कर्स को यूज करते हुए ये काम मजमून लिखें या फिर आप पैराग्राफ लिखें. ठीक है, अभी तक जो दो हमने पैराग्राफ्स देखे वो किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे थे. ठीक है, अभी जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे सामने है, ठीक है, ये किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना ही किसी इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, रादर ये डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की. ठीक है,
किसी रेसिपी की डिस्क्रिप्शन है या कोई काम किस तरीके से सर अंजाम दिया जा रहा है उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। तो आए पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। अगेन सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं उन पे आपने फोकस रखना है, उन पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी सीक्वेंस मार्कर्स की रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, सो हियर इज़ हाउ अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच इज़ मेड। अब आपको बताया जा रहा है कि पीनट बटर और जेली सैंडविच जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट, spread peanut butter on one slice of the butter of the bread. Now we have used the first sequence marker जो कि first है, ठीक है। Next, spread the jelly on another slice of bread. अब आप ये भी फोकस करें कि फर्स्ट के बाद कॉमा आया, नेक्स्ट के बाद भी कॉमा आया, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं उनके साथ कॉमा भी आता है। After spreading on the jelly, put two slices of bread together. मतलब कि once you are done with this, कि जब आपने ये काम अपना कर लिया तो उसके बाद जो दोनों स्लाइसेस हैं सैंडविच के उनको आप इकट्ठा करें। तो आफ्टर स्प्रेडिंग ऑन द जेली या फिर आफ्टर का वर्ड जो है वो यहाँ पे सीक्वेंस मार्कर के तौर पे आ रहा है। देन सर्व इट ऑन अ प्लेट, उसके बाद इसको प्लेट में सर्व करें। फाइनली ईट इट एंड एंजॉय, आखिर में इसको खाएं और एंजॉय करें। इट्स डिलिशियस। फाइनली का जो वर्ड है सेकंड लास्ट सेंटेंस के अंदर वो लास्ट सीक्वेंस मार्कर है और वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी एक्टिविटी है या जो हमारा प्रोसेस था उसका यहाँ पर इख्तिताम हो चुका है। इट हैज़ कम टू एन एंड, ठीक है। नाउ अगेन यू कैन सी द सीक्वेंस मार्कर्स, दे हैव बीन हाईलाइटेड इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर, then and finally, so all these words they have been used as the sequence markers, okay। now I hope कि अब तक आपको sequence markers की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। okay जी, so now we have practiced 3 paragraphs and we have identified the use of sequence markers and we have identified the sequence markers. Now there is an activity for you. There is a passage, there is a paragraph, it will be given to you. You will have to read the paragraph, आप उसको read out करेंगे and you will have to identify the sequence markers, आप sequence markers को identify करेंगे और इससे फिर होगा ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल चेक होगा कि आपको सीक्वेंस मार्कर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस हद तक डेवलप हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एग्जांपल, पैसेज को रीड आउट करें अच्छे तरीके से और इसमें से सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है। पैसेज है, सैम रिपेयर्ड द लीकी रूफ ऑन द ओल्ड स्कूल हाउस। इस पैसेज को अच्छे तरीके से जहन में रखना है क्योंकि इस पैसेज के ऊपर फिर एक एक्टिविटी सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपसे किया जाएगा, ठीक है। सो सैम रिपेयर्ड द लीकी रूफ ऑन द ओल्ड स्कूल हाउस। ड्यूरिंग द वीक इट took Sam to repair the roof. He became friends with Miss Catherine, the school teacher. She was surprised at Sam's love for poetry. Meanwhile, Sam took on other repair jobs at the schoolhouse, including repairing the windows, fixing the wobbly desk, and hanging the door straight. After each repair, Sam was rewarded with jars of spiced peaches. By the end of the first semester, Sam had the schoolhouse looking new. ठीक है, अब ये पैराग्राफ है आपके सामने है। एक दफ़ा फिर से आप इसको रीडिंग दें, मैंने पढ़ दिया, अब आप भी इसको रीडिंग दें
और रीडिंग देने के बाद जो सीक्वेंस मार्कर्स हैं उनको आप अपने पास नोट करें ताकि आपको सीक्वेंस मार्कर्स की आइडेंटिफिकेशन और उनका यूज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। So I'll leave it on the screen for 1 minute. You can give it the reading and you can write the sequence markers on your notebooks. Okay. So I hope that by now you have done it. Let us have a look at the answers. So here are the answers. The first sequence marker used is during the week. The second sequence marker used is meanwhile. The third sequence marker is after each repair. And the fourth sequence marker that we have used here is by the end of the first semester. Okay, so you can now match your answers with the correct answers. Okay, and if there is any mistake you can rectify it. Okay, so now let us move on. There is another question related to this very passage. Let us have a look at that question. Okay, now related to the same passage, there is a question and you have to answer it. The question is, which sequence best describes the order of events in the passage using the following sentence description? कि जो चीज़ें पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है, उन इवेंट्स को अगर हम एक एक जुमले के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है, तो उन इवेंट्स को कन्वर्ट करके हम इन जुमलों को हम कौन से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे हैं। सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और 4 चार जुमले हैं और इनको आपने तरतीब देना है उस लिहाज से कि जिस लिहाज से पैराग्राफ के अंदर इस पैसेज की डिस्क्रिप्शन दी गई है। सैम टुक ऑन अदर रिपेयर जॉब्स एट द स्कूल हाउस, अब ये नंबर 1 पे नहीं हो सकता। मिस कैथरीन एंड सैम बिकेम फ्रेंड्स, ये भी नंबर 1 पे नहीं हो सकता। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, अब ये एंड की बात आ गई है तो ये तो ज़ाहिर है आखिर में जाएगा, नंबर 3। तो सैम रिपेयर्ड द लीकी रूफ, अब आगाज कहाँ से हुआ था पैसेज का कि उसने एक रूफ रिपेयर किया। जब वो रूफ रिपेयर कर रहा था तो उसकी दोस्ती हो गई थी मिस कैथरीन के साथ, तो इट इज़ 4। 4 के बाद नंबर 2 आता है, मिस कैथरीन एंड सैम बिकेम फ्रेंड्स, जब उसकी दोस्ती होती है तो उसके बाद वो स्कूल की बाकी जो काम है रिपेयरिंग के वो उनको अंडरटेक करता है। सो सैम टुक ऑन अदर रिपेयर जॉब्स एट द स्कूल हाउस, और आखिरी जो है वो थर्ड होगा। तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर सैम हैड द स्कूल हाउस लुकिंग न्यू, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स और द आंसर इज 4, 2, 1 एंड 3, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये सारे इवेंट्स अगर हम लिखेंगे तो ये फिर उस पैराग्राफ से इसकी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है जी। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। अगेन इसमें आपको जो सीक्वेंस मार्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। लेट्स रीड इट। आफ्टर 20 years of being banded on the run, Kate returned to Green Lake. The place was a ghost town and the lake had dried up. Trout and his wife Linda Miller found Kate and demanded that she give them her stolen treasure. Next, Trout and Linda
dragged Kate all over the dried up lake in her bare feet, demanding she tell them where the loot was buried. Suddenly, Kate was bitten by a lizard. Her last words were, "Start digging." Kate died laughing. Okay? So that is paragraph. It is sort of narrative. और स्टोरीज जो होती हैं वो आपको पता है कि ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टोरी है, एक डाकू की कि जो कि चोरियां करके अपने टाउन से भाग जाता है, फिर वापस आता है वो, और जिस फैमिली की उसने चोरी की होती है वो फैमिली उसको पकड़ के ड्राइड लेक में लेके जाते हैं जहाँ पे उसने अपनी चीज़ें छुपा रखी थी। तो वहाँ पे ही इज बिटन बाय लिजर्ड और उसकी डेथ हो जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि स्टार्ट डिगिंग, ठीक है। सो नाउ सीक्वेंस मार्कर्स अगेन, अब आपके सामने वही पैसेज जो है, रेड जो वर्ड्स हैं दे आर द सीक्वेंस मार्कर्स, ठीक है। आफ्टर 20 ईयर्स के आफ्टर का वर्ड आ गया, नेक्स्ट का वर्ड आ गया, सडनली का वर्ड आ गया और हर लास्ट वर्ड्स का वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमें सीक्वेंस के बारे में बताते हैं कि आगे क्या हो रहा है, मीन वाइल के अचानक ये हुआ और फिर जो उसके आखिरी अल्फाज से, ठीक है। सो ये सीक्वेंस मार्कर्स हैं। अब मेरे ख्याल से हमने 4 से 5 पैराग्राफ्स देख लिए, उनके सीक्वेंस मार्कर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको पैसेज सीक्वेंस मार्कर के साथ पैराग्राफ राइटिंग अगर आता है क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी एन इशू फॉर यू। बाज़ औक़ात जो होता है वो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ जाता है कि आपको पैसेज दिया जाता है और उसके अंदर आपको सीक्वेंस मार्कर्स लगाने होते हैं। वो भी हम आगे जाके प्रैक्टिस उसकी भी करेंगे, ठीक है। सो अगेन नाउ there will be an activity based on this passage and you will have to identify the sequence. Now once again there is an activity designed कि जिसमें आपको सीक्वेंस जो है करेक्ट सीक्वेंस डिस्क्राइब करना है। अच्छा, आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है जहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और आपको उसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरेंज करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने वही ऊपर पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसको, उसके वाक़यात को ज़हन में रखते हुए दोबारा से इसको सीक्वेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जुमला, Kate walks aimlessly barefooted across the dried up lake. नंबर 2 है Kate dies laughing. अब हमें पता है कि वो मरती तो आखिर में है। Kate returned to Green Lake. Trout and Linda demanded that Kate tell them where she has buried the stolen money. A lizard bites Kate. अब ये नंबर 5 जो है ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। और Kate dies laughing ये जो है ये आखिरी जुमला है। तो 5 और 2, 2 आएगा सबसे आखिर में, 5 उससे पहले आएगा, ठीक है। और नंबर 3 जो है केट रिटर्न टू ग्रीन लेक ये सबसे पहले है। और ट्राउट एंड लिंडा डिमांडेड कि जब वो वापस आती है तो उसके बाद ट्राउट और लिंडा उसको पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो तुमने हमारे पैसे चुराए थे वो पैसे कहाँ हैं, ठीक है। सो इट इज़ 3, 4 एंड उसके बाद वो उसको पकड़ के वहाँ पे लेके जाते हैं जिस जगह पे उसने पैसे छुपा रखे थे। सो इट इज़ सेंटेंस नंबर 1। सो 3, 4, 1, 5 एंड 2 दैट इज़ द ट्रू सीक्वेंस, ठीक है। इसका आंसर है 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन डी जो है इट इज़ द, सो इसका आंसर है 4, सॉरी ऑप्शन बी 3, 4, 1, 5 एंड 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस अरेंजमेंट सीख लिया जी। अब एक एक्टिविटी आपकी बुक से ली गई है, ठीक है। अब आगे 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम आपकी किताब के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो वो सबसे पहली एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नोटिस दैट दिस पैराग्राफ इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस राइटिंग टेक्निक, ठीक है। कि सीक्वेंस राइटिंग टेक्निक को सबसे पहले आपने जहन में रखना है और उसी हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको आपने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आई
गेट अप अर्ली एट 6 o'clock इन द, अब इन द मॉर्निंग 6 बजे तो सुबह का वक्त होता है ना, तो फर्स्ट आई गेट अप अर्ली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का वर्ड आ गया, सीक्वेंस चल रहा है। आई डैश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, ऑब्वियसली ब्रश का ऑप्शन मौजूद है। एंड वॉश माई, ज़रा टीथ ब्रश करने के बाद यू वॉश योर फेस। आफ्टर दैट आई ईट डैश, अब ज़रा मॉर्निंग के टाइम पे हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई ईट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आई गो टू डैश, ज़ाहिर है नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे स्कूल आएगा। एट स्कूल वी डैश डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्कूल में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पे स्टडी लगेगा। आई आल्सो डैश विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल, आई आल्सो प्ले, ज़ाहिर है ब्रेक का टाइम होता है तो उसमें आप खेलते हैं। आफ्टर स्कूल आई गो डैश, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, वापस घर जाते हैं, सो इट इज़ होम। At home, I dash in my room and do my dash. I rest in my room, कि मैं अपने कमरे में आराम करता हूँ, और मैं अपना and do my homework करता हूँ। Later, I dash dinner with my family. I eat dinner with my family. After dinner, I dash TV. I watch TV. Finally, I go to bed. ठीक है, तो अब ये डेली रूटीन है। अच्छा, ये वाला पैराग्राफ इतनी डिटेल में या मैंने क्यों डिस्कस किया डेली रूटीन का, क्योंकि डेली रूटीन पे आपका मजमून आता है। जो आपके प्रीवियस 3-4 पेपर्स हैं उसमें किसी न किसी शख्स की जो डेली लाइफ है उसके ऊपर मजमून आपको लिखने को कहा गया है। ठीक है, ये एक मजमून हम आगे पढ़ेंगे भी सही, सैम्पल ऐसे। तो आए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। सो यू हैव टू रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द सीक्वेंस। ठीक है, जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करने के बाद जो सीक्वेंस है उसको आपने फिल करना है। प्रोसेस है कि हम खांसी कैसे करते हैं। तो द स्मॉल फ्लैप कवरिंग अवर विंड पाइप क्लोजेज, तो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप क्या है, द स्मॉल फ्लैप ऑफ विंड पाइप क्लोजेज। दूसरा स्टेप क्या है, द डायाफ्राम पुशेस अप इन रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया डायाफ्राम पुशेस अप। थर्ड स्टेप पे अब हम आते हैं प्रेशर बिल्ड्स के तीसरे स्टेप में क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है इन द चेस्ट द कैविटी। ठीक है, चेस्ट में प्रेशर बिल्ड हो गया। causing air sacs to squeeze down, अब ये प्रेशर जो है it causes air sacs to squeeze। ठीक है, pushing air out of them, it pushes the air out। नंबर 7 है द फ्लैप्स ओपन, फ्लैप्स ओपन करते हैं। ठीक है, और जब वो ओपन करते हैं तो दे अलाउ द एयर टू रिलीज, कि वो हवा को और आखिर में क्या होता है, दैट इज हाउ वी कफ। ठीक है, तो ये 7 इसके स्टेजेस हैं खांसी के। ये पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया डिस्क्रिप्शन में, और वो स्टेप्स हमने सामने लिख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, और इसी पैटर्न पे आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता होता है कि आपको पैसेज दिया जाता है, ऊपर सीक्वेंस मार्कर वर्ड्स लिखे होते हैं कि इन वर्ड्स की मदद से आपने इस पैराग्राफ को फिल करना है। ठीक है, तो अब वर्ड्स हमारे पास हैं फर्स्ट, सेकेंडली, बिफोर, आफ्टर, फाइनली और एट लास्ट।
ठीक है। अच्छा जी, पैसेज हम देखते हैं। सो बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर डैश यू नीड टू बिकम द लीडर। यहाँ पे आएगा फर्स्ट, leader of a political party dash your party must also have a majority of seats. Secondly, your party must have majority of seats, and a dash you must also win a national assembly seat, and at last you must also win a national assembly seat. At last भी लग सकता है, finally भी लग सकता है, ठीक है। Dash winning up after winning the National Assembly seat and enjoying a majority, you must make sure you can finally या फिर at last, यहाँ पे दोनों जो एक आपने ऊपर लगा सकते हैं और एक आप नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। कॉल योर सेल्फ द प्राइम मिनिस्टर, ओके। सो दैट इज द वे कि आप सीक्वेंस मार्कर्स जो है वो एक मतलब के पैराग्राफ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम एक सैम्पल पीस ऑफ राइटिंग देखते हैं जो कि जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि टाइम सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और ये जो पीस ऑफ राइटिंग है इसका टाइटल है क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल किंग्स, ठीक है। कि जो मुगल सुल्तान आए थे, जो मुगल बादशाह थे, उनको टाइम सीक्वेंस के अंदर उनकी डिपिक्शन दी गई है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ें आप पूरा कंप्लीट, तो यू विल रियलाइज के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 when he defeated Ibrahim Lodi, the last of the Delhi Sultans, at the first battle of Panipat. The Mughals were a powerful dynasty and left a profound impact on the thoughts and art of the subcontinent. This is a brief chronology documenting the time when the Mughals ruled. In 1483, Babur is born in Farghana. In 1526, Babur defeats Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi, at Panipat. In 1530, death of Babur and Humayun assumes power. In 1540, Afghan leader Sher Shah Suri defeats Humayun and seizes the empire. In 1555, Humayun reconquers Delhi. In 1506, Humayun dies, young Akbar is enthroned. 1605, death of Akbar and succession of son Jahangir. 1617, revolt in the southern states of the empire breaks out, and Jahangir sends son Khurram to pacify them. Khurram receives the title of Shah Jahan. In 1627, Jahangir dies and Shah Jahan assumes the throne. In 1631, Shah Jahan's queen Mumtaz Mahal dies during the childbirth. Shah Jahan commissions the building of her tomb, the Taj Mahal. In 1658, Shah Jahan's son Aurangzeb executes his brothers, imprisons his father, and ascends to the throne of Delhi. In 1666, Shah Jahan dies. In 1707, Aurangzeb dies. In 1857, the mutiny results in the massacre of people of Delhi. Weak Mughal Empire collapses and India becomes a British colony. In 1862, Bahadur Shah Zafar II, the last of the Mughal ruler, dies. ठीक है, अब ये आप देखें तो जो मुगल एम्पायर है जब वो आए, बाबर ने कंकर किया, और उस वक्त से लेके बहादुर शाह जफर जब उसकी डेथ होती है 1862 तक, तो पूरे जो वाक़यात हैं, जो मेन इवेंट्स हैं मुग़ल एम्पायर के, उनको हमने क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ओके। अब जो ऊपर आपने पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा था वो ऐसे मजमून नहीं था, ठीक है, वो मजमून नहीं था बल्कि एक क्रोनोलॉजी थी जो कि आपको
दी गई, दिखाई गई। अब आपको एक ऐसे पढ़ने को दिया जा रहा है, एक मजमून है जो कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इस पे, इससे मिलता जुलता टॉपिक जो है उस पे मजमून आता है। आपको पेपर में कहा जाता है कि मजमून लिखें, ठीक है। डे जो है, अब यहाँ पे लाइफ ऑफ नर्स है तो ऑब्वियसली लाइफ ऑफ नर्स पे नहीं आएगा। हालांकि लास्ट पेपर में मुझे याद है अपना कोविड के टाइम में ना, जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो था अ डे इन द लाइफ ऑफ नर्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, वो उस पर मजमून आ गया था। तो ऑलमोस्ट यही ऐसे था रूटीन, तो ऑब्वियसली उसको आपने थोड़ा सा और मसरूफ कर देना था ना, ठीक है। तो नर्स का नाम है सारा। Sarah arrives at the nurse's room at 7 a.m. She gets herself ready for the day and reports to her particular staff nurse or the doctor before beginning her shift. At this point, Sarah receives relevant updates and instructions regarding patients and is briefed on the current issues at hand. अब आप देखें कि उसके अराइवल का टाइम बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि एट दिस पॉइंट के इस लम्हे वो ये करती है, ये जो सीक्वेंस मार्कर्स हैं उसमें शुमार होता है। शी देन रिसीव्स अब टी एच ई एन, देन का वर्ड आ गया, अगेन सीक्वेंस मार्कर है। रिसीव्स ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द नेक्स्ट अवेलेबल पेशेंट हु हैज़ कम इनटू इमरजेंसी केयर एंड दिस विल बी हर फर्स्ट पेशेंट, के ये उसका पहला पेशेंट होगा। सारा देन विजिट्स हर फर्स्ट पेशेंट, देन का वर्ड आ गया, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि आगे चीज़ें मूव कर रही हैं। एंड आस्क्स अबाउट द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री आफ्टर वेरीफाइंग। अब आफ्टर के इसके बाद क्या करती है? अगेन सीक्वेंस मार्कर है। वेरीफाइंग व्हाट मेडिकेशन द पेशेंट इज टेकिंग, शी रिकॉर्ड्स हर ऑब्जर्वेशंस and gets ready for patient number 2. Today, she has to see a boy who has burned his hand. The boy is with his mother, and Sarah asks questions to both of them. She examines the wound, which is not serious, dresses it, and gives the mother and son written and verbal instruction for care and follow. Sarah's next patient is a woman who is suffering from severe blood pressure. ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट अगेन जो एक्सप्रेशन है वो टाइम सीक्वेंस का है। Sarah takes the woman's medical history, including medication, takes the woman's blood pressure and temperature, and records all the detail for the doctor to see. It's time for lunch. अब हमें पता है कि कहानी मूव कर रही है, दिन उसका मूव कर रहा है, लंच का वक्त हो गया है। एंड देन अराउंड एंड देन राउंड ऑफ द वार्ड, देन का वर्ड आ गया कि लंच के बाद उसने क्या करना है? वार्ड का राउंड लेना है। Sarah's day involves a continuing influx of patients that she sees, examines, assesses, and then sends the report to the doctor. By the end of a 10-hour shift, Sarah has seen almost 20 patients. अब बाय द एंड जब आया तो हमें पता है कि इख्तिताम है, ठीक है, ये उसके दिन का इख्तिताम है। अगेन सीक्वेंस मार्कर है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपको मजमून लिखने को कहा जाएगा। आपने किसी न किसी शख्स की जो लाइफ का एक दिन होता है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के इस हवाले से, सीक्वेंस राइटिंग के हवाले से, 3 सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। Number one, write an essay on a day in the life of nurse during COVID-19 using sequence markers. ठीक है, ये भी आप मतलब के जो वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस पेपर से लिया गया है, ठीक है। नंबर टू, राइट एन essay on a day in life of कार मैकेनिक यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स। अब ये यहाँ पे कोई भी शख्स हो सकता है ना, कोई भी प्रोफेशनल शख्स हो सकता है कि उसकी लाइफ का एक दिन जो है उसको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी ऑफ योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर यूजिंग एप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर्स। अगेन डिस्क्रिप्टिव नेचर का पैराग्राफ लिखना है आपको और उसमें अपने अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर्स यूज करने हैं। अब यहाँ पे
पॉलिटिकल पर्सनैलिटी लिखा है, अब ये रिलीजियस पर्सनैलिटी हो सकता है, ये एजुकेशनल पर्सनैलिटी हो सकता है, ये योर फेवरेट फैमिली मेम्बर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर सेक्शन 1 of unit number 2. In section 2 we are going to discuss the process writing कि process writing जो है क्या होती है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है।